नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है ओनली यूपीएससी पर। पिछले वाली जो क्लास थी पॉलिटी की, उसमें आपने संघ एवं इसके क्षेत्र को पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें अनुच्छेद 1 की हमने चर्चा कर ली थी कि अनुच्छेद 1 में जो लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो उसकी पूरी व्याख्या हमने कर ली थी कि क्यों दो नाम रखे गए इंडिया के, और जो भारत का संघ है वो उस फेडरल सिस्टम से जिसमें अमेरिका आता है उससे अलग किस प्रकार है, और जो भारत की संघीय व्यवस्था उसकी विशेषता क्या है, ये सारी चीज हमने समझ ली थी। जो संविधान का भाग 1 है, इसमें 4 अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर के 4 तक हैं। इस 1 की हमने चर्चा कर ली थी। अब 2 और 3 और 4 की हमें चर्चा करनी है इस क्लास में। 1 की चर्चा हमने कर ली है, ठीक है ना। तो जो अनुच्छेद 2 है आपका, ये संबंधित है भारत के जो क्षेत्र है उससे बाहर के क्षेत्र को भारत में मिलाने के लिए। एक चीज पहले समझ लीजिए, थोड़ा बेसिक है। भारत का क्षेत्र, भारत का क्षेत्र आप किसे कहेंगे? कौन कौन सी चीज भारत के क्षेत्र में आएंगी? ठीक है, तो भारत के अंदर वो क्षेत्र आएंगे जो पहले से भारत के अंदर स्टेट के रूप में दर्ज है, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आएंगे, या इसके अलावा वह क्षेत्र भी आएंगे जिसे भारत कहीं से अधिग्रहित करता है, जीतता है, या उसे उपहार में मिलता है। तो इस प्रकार से भारत में भारत के बाहर के क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं। तो जो आपका अनुच्छेद 2 है वो उसी से संबंधित है कि भारत से बाहर के जो क्षेत्र हैं वो भारत में किस प्रकार मिलेंगे, ठीक है ना। तो भारत के बाहर के जो क्षेत्र हैं वो 2 तरीके से भारत में मिल सकते हैं। एक तो वो क्षेत्र जो पहले से ही स्थापित हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है भारत के बाहर, जैसे सिक्किम। सिक्किम का जो विलय था वो इस प्रकार हुआ भारत की आज़ादी के समय सिक्किम का एक राजा हुआ करता था, चोग्याल। तो सिक्किम में एक राजवंश चलता था, चोग्याल के नेतृत्व में, चोग्याल उसका राजा था। उसने भारत में जो है उस वक्त विलय नहीं किया था, लेकिन अंग्रेजों का आधिपत्य वहाँ भी था। तो जब अंग्रेज भारत से गए तो उन्होंने सिक्किम के उस क्षेत्र को भारत की जिम्मेदारी पर छोड़ दिया। तो भारत ने किया क्या कि सिक्किम को विदेश मामले में, रक्षा मामले में और जो सूचना है, इन 3 मामले में भारत ने उस पर अपना अधिकार रखा। बाकी चोग्याल के नेतृत्व में ही वहाँ पर सरकार चलती रही। बात लंबी चली गई, नेहरू जी का कार्यकाल खत्म हुआ, शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उनका भी कार्यकाल खत्म हुआ। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1975 में क्या हुआ कि संविधान का 35वां संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 2 का और 10वीं अनुसूची में कुछ प्रावधान जोड़ करके सिक्किम को एक जो है पर्यवेक्षक राज्य के रूप में रख लिया गया कि ये भारत का ही हिस्सा है, लेकिन चोग्याल के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन वहाँ की जो जनता थी वो पूर्ण रूप से भारत में विलय चाहती थी, तो इसलिए वहाँ पर दोबारा से विलय कराया गया और संविधान में 36वां संशोधन करके सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, और उसके बाद में वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। बाद में उसके लिए बहुत सारे अलग से प्रावधान किए गए, विशेष प्रावधान किए गए। तो ये एक तरीका है कि कोई स्टेट है या कोई राज्य है, कोई प्रशासनिक इकाई है, उसको भारत में मिला लिया गया। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि कोई परिभाषित प्रशासनिक इकाई ना हो, उसे भी भारत में मिलाया जाए, तो वह भी अनुच्छेद 2 के तहत ही मिलाया जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र में, ठीक है ना। अब बात आती है अनुच्छेद 3 की कि अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 3
भारतीय जो राज्य हैं उन्हीं के सीमाओं में परिवर्तन की बात करता है। तो जैसे भारत के राज्य है, मान लीजिए आपका यूपी, उत्तर प्रदेश एक राज्य है। अब उत्तर प्रदेश के इस राज्य को भारत सरकार चाहे तो इसे 3 खंडों में बांट दे, चाहे तो 4 खंडों में बांट दे, या यह भी कर सकती है कि 2 स्टेट यानी कि यूपी प्लस बिहार को मिला करके कोई नया स्टेट बना दे, या एक ही स्टेट को तोड़ करके 2 स्टेट बना दे। जैसे 1960 में हुआ, बम्बई को तोड़ करके 2 राज्य बनाए गए, एक महाराष्ट्र बनाया गया और दूसरा गुजरात बनाया गया। गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात बनाया गया और मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र बना दिया गया। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से काट करके सन 2000 में उत्तराखंड बना और बिहार से काट करके झारखंड बना। ठीक है। मध्य प्रदेश से काट करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया। तो ये जो है ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 2 और 3 में अंतर ये है कि अनुच्छेद 2 में वह राज्य क्षेत्र आएंगे जो भारत के बाहर के हैं, लेकिन अनुच्छेद 3 में भारत के ही राज्य क्षेत्र के सीमाओं में बदलाव करके 2 को एक साथ मिला करके एक नए राज्य क्षेत्र का निर्माण करना या उसे समाप्त कर देना, यह अनुच्छेद 3 में आता है। ठीक है ना। इससे संबंधित एक विवाद भी है। विवाद ये है, मैंने शायद पिछले क्लास में एक बेरुबारी केस का एग्जाम्पल दिया था। बेरुबारी केस में क्या हुआ था कि एक क्षेत्र था पश्चिम बंगाल का, बेरुबारी। ठीक है। तो जब देश आज़ाद हुआ तो जब सीमांकन हो रहा था कि कहाँ पर भारत की टेरिटरी रहेगी, कहाँ तक पाकिस्तान की टेरिटरी रहेगी, और ये काम दिया गया था सर रेडक्लिफ को। ठीक है। तो रेडक्लिफ को भारत का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, वो कभी भारत आया भी नहीं था। तो कुल मिला करके एक खाना पूर्ति अंग्रेज करके जा रहे थे और हमेशा हमेशा के लिए भारत पाकिस्तान को लड़ाने की भूमिका भी रख के जा रहे थे। इसीलिए उन्होंने रेडक्लिफ को एक काम दिया था जिसे कुछ आता ही नहीं था भारत के बारे में। तो उसने ये बेरुबारी क्षेत्र को भारत को दिया, लेकिन कोई कागजी जो है सबूत भारत को नहीं दिया। जब पाकिस्तान जो कि खुराफाती देश है, उसे जब पता चला कि ऐसा मामला, तो उसने केस कर दिया। अब भाई केस कर दिया तो विवाद हुआ और एक ऐसी स्थिति बनी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हुआ और ये हुआ कि अभी भारत अपना कुछ हिस्सा बेरुबारी का पाकिस्तान को सौंपेगा। तो एक सवाल उठा, और सवाल इसलिए उठा क्योंकि हमेशा होता है कि जब पाकिस्तान का मुद्दा होता है तो भारत में भावनाएं बहुत ज़्यादा भड़क जाती हैं। आप देखते होंगे कि जब भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो राष्ट्रवाद अपने चरम पर रहता है। तो जब पाकिस्तान का कोई भी मसला आता है तो हम बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी हो जाते हैं। 1960 के दशक में भी ये समस्या खड़ी हुई। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हुआ करते थे। तो जब ये बात हुई कि नहीं, बेरुबारी का कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जाएगा, तो एक एंटी जो है मूवमेंट चलने लगा कि सरकार जो है पाकिस्तान के आगे घुटने टेक रही है, इस टाइप का जो है एक चलने लगा। और जो उस वक्त की विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने उसको खूब हवा भी दी। तो राष्ट्रपति के ऊपर एक दबाव आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस बात को पूछा कि क्या भारत सरकार किसी भी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंप सकती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत वो राज्य के सीमाओं में तो बदलाव कर सकती है, लेकिन यहाँ पर यह बिल्कुल मेंशन नहीं है कि उसे किसी अन्य राज्य को दिया जाए। ठीक है ना। तो ये चूंकि संविधान का आखिरी व्याख्याकर्ता कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, तो ये बात वहाँ पर क्लियर हो गई कि किसी दूसरे देश को अगर आपको भूमि देना है तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आप नहीं कर सकते हैं। ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को सलाह में बताया था। ठीक है ना। उसके बाद में जो है एक केस आता है कि अगर कोई सीमा विवाद है, मान लीजिए भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल है, भारत चाइना है, आए दिन डिस्प्यूट होता रहता है, तो क्या सीमा विवाद को निपटाने के लिए भी संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी? तो अपने एक वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कार्यकारी आदेश से होगा, यानी कि कोई जो सीमा विवाद है वो कार्यकारी आदेश से होगा, लेकिन जब कोई भूमि देने की बात होगी तो उसके लिए संविधान संशोधन करना अनिवार्य होगा। तो ये है अनुच्छेद 3 का मामला। अब जो अनुच्छेद 4 है, इसकी भाषा में लिखा हुआ है
कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी कार्य किए जाएंगे, यानी कि किसी भी क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाएगा, किसी भी राज्य की सीमाओं में बदलाव किया जाएगा, तो यह परिवर्तन 368 के अधीन, यानी कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या होगा? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आपने जम्मू कश्मीर का मामला देखा, जब गृह मंत्री अमित शाह वहाँ बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात को वहाँ पर भी रेखांकित किया था कि चूंकि अनुच्छेद 4 जो है वो कहता है कि अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जाए तो उसके लिए उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, और संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा तो वो एक नॉर्मल मेजॉरिटी से उसे आप कोई बिल लेकर के आएंगे और वो पास हो जाएगा और बदलाव हो जाएगा। तो जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम विधेयक था वो संविधान में संशोधन करके नहीं पास किया गया है, क्योंकि उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है ही नहीं। जब आप अनुच्छेद 3 के तहत कोई बदलाव करते हैं तो उसे 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, और इसको अनुच्छेद 4 में मेंशन कर दिया गया है। ठीक है ना? तो अनुच्छेद 4 इसीलिए बनाया गया है। एक सामान्य से विधेयक को आप प्रस्तुत करेंगे और साधारण बहुमत के द्वारा विधेयक पास हो जाएगा, और उसके बाद में वह प्रभावी हो जाएगा। यहाँ पर एक जानकारी की चीज़ ये है और तथ्यपरक है, जब आप किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर रहे होंगे तो वह जो बिल होगा वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही सदन में पेश किया जाएगा। अगर आपको वो पूरा वाक्य याद हो, जब जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम विधेयक पेश किया गया, उस दिन जब गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए तो उन्होंने सबसे पहले क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति महोदय ने यह स्वीकृति दिया है कि अनुच्छेद 3 के तहत हम जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का प्रस्ताव पेश करें, और उसके बाद में ही वो प्रस्ताव पेश करते हैं। ये नियम है कि जब आप किसी राज्य का पुनर्गठन कर रहे हैं तो राष्ट्रपति का एक जो है पूर्व अनुमति होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था यह है कि वह उस राज्य से जिसका पुनर्गठन हो रहा है उससे डिस्कस करेगा इस बात को लेकर के कि इस राज्य का पुनर्गठन होना है। यहीं पर जो उस वक्त के विपक्षी नेता थे, गुलाम नबी आज़ाद हों या अन्य पार्टियों के नेता जिन्होंने जो उनके विपक्ष में थे, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के विपक्ष में थे, उन्होंने इस पर सवाल उठाए कि चूंकि जम्मू कश्मीर में कोई प्रशासनिक व्यवस्था उस वक्त काम नहीं कर रही है तो पूछा किससे गया, राष्ट्रपति ने कंसल्ट किससे किया। तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि जो स्टेट है उसका सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, वो बस केवल डिस्कस करेगा। लेकिन सवाल ये था कि जब वहाँ पर कोई प्रशासन काम ही नहीं कर रहा है तो जो है पूछा किससे जाएगा। इसके जवाब में ये बात है कि चूंकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, उस वक्त राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, और जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो प्रशासन का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल। उस वक्त सत्यपाल मलिक राज्यपाल थे जो चला रहे थे, तो उनसे सलाह मशवरा किया गया और उसके बाद में राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दी, बिल पेश किया गया, बिल पास हुआ और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर दिया गया। और जो ये लेह वाला पार्ट है, लेह लद्दाख वाला पार्ट, उसको अलग कर दिया गया। तो ये तरीका होता है जो है कि राज्य की सीमाओं में बदलाव करने का, और ये उसका प्रक्रिया है, ये नियम है। तो ये था पूरा आपका जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक का मसला। ये संविधान का भाग 1 है। अब इसमें एक टॉपिक है जो बड़ा टॉपिक है। टॉपिक ये है कि कैसे राज्यों का निर्माण हुआ, कैसे गठन हुआ। ठीक है, संघ राज्य कितने होंगे, पूर्ण राज्य कितने होंगे, भाषाई राज्य को लेकर के जो लड़ाई थी वो कैसे सॉल्व हुई, और उसके बाद में फजल अली आयोग आता है
उसका जो सिफारिश होता है, जिससे राज्य उसके बाद में एक संशोधन के बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया जाता है, जिसमें 14 राज्य 6 केंद्र शासित राज्य बनाए जाते हैं। और उसके बाद में जब नए राज्यों का प्रवेश होता है, वो जो पूरा इतिहास है वो महत्वपूर्ण है और वो इसी के साथ ही पढ़ा जाता है, तभी वो कनेक्ट होता है। यस्किरधर कमेटी की रिपोर्ट क्या थी, उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और वल्लभ भाई पटेल की जो समिति थी उसने क्या कहा। उसके बाद में 1953 में भाषाई आधार पर किस प्रकार हैदराबाद का निर्माण होता आंध्र प्रदेश का निर्माण होता है। और श्री रामुलु एक कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनकी डेथ हो जाती है, फिर फजल अली आयोग बनता है। ये सारा मसला क्या है, ये हम अगली क्लास में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो, तो उसे आप मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एक चीज़ और है, लाइक और शेयर को थोड़ा बढ़ाइए। इससे क्या होगा कि और अधिक लोगों के पास हम पहुंच पाएंगे। हमारा जो प्रयास है मुफ्त में बेहतरीन शिक्षा हर विद्यार्थी तक पहुंचाना, उसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लगातार शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो वो और अन्य 10-20 लोगों के पास जाएगा और आप भी इस पुण्य के काम में भागीदार हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे राज्यों के निर्माण पर। थैंक यू। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।